हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका नियोज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसके अंदर चैप्टर एग्रीकल्चर को हम लोग यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। बार बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग जो सोशल साइंस है उसमें नोट्स कैसे बनाएं, चैप्टर को कैसे कंप्लीट करें या सही तरीके से कैसे लिखें ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, एनसीईआरटी का जो पोर्शन है उसके अंदर जो चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर क्लास 10th का, उसको हम लोग देखेंगे कि मेन चीज ये है, चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि आप उस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज है। वो आप लोगों को उस पूरे चैप्टर के बारे में बताता है कि हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। मैंने यहाँ सारी चीजें लिखी हुई है जो हम लोगों को चैप्टर के अंदर पढ़नी है, और ये सारी चीजों के पढ़ने के बाद आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं और बेस्ट तरीके से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, कैसे उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर। दोस्तों, यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आप सब लोग जानते हो कि जो इंडिया के अंदर मेन जो इनकम का सोर्स है वो एग्रीकल्चर है, और इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये आप लोग सब जानते हो। तो इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि फार्मिंग के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, किस तरीके से खेती की जा सकती है, कौन कौन से मेथड्स है जिनके द्वारा फार्मिंग की जा सकती है। आप लोगों को सिलेबस के अंदर यहाँ 3 मेथड दे रखे हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है, जिनमें सबसे पहला दे रखा है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर कॉमर्शियल फार्मिंग। ये हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है, या सर ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है, या सर ये कॉमर्शियल फार्मिंग होता क्या है। बेटा, अगर ये समझ लोगे तो टॉपिक अपने आप ही आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम लोग इनको विद नोट्स भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनका मीनिंग समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग रियल में है क्या। देखो, यहाँ वर्ड दे रखा है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मीन्स होता है ट्रेडिशनल, मतलब पुराने तरीके से अगर हम लोग किसी चीज को कर रहे हैं तो वो कहलाता है प्रीमिटिव, ठीक है। और सब्सिस्टेंस का मीन्स होता है कि हम लोग जो जीवन यापन है, जीवन निर्वाह के लिए जो फार्मिंग करते हैं, जो खेती करते हैं, वो हमारे कहलाती है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मैंने आपको क्या बताया, प्रीमिटिव मीन्स पुराने तरीके से अगर हम लोग खेती करें इसके लिए, जीवन निर्वाह के लिए, तो ये हमारा कहलाता है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आई होप आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप अगर मॉडर्न तरीके से आप लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके जो आप फार्मिंग कर रहे हो वो कहलाती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आई होप ये मीनिंग भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। जब हम लोग पढ़ेंगे प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो खेती है, ठीक है, उस खेती के अंदर ट्राइबल कैसे खेती करते हैं जिसको हम लोग जूमिंग बोलेंगे, और अलग अलग देशों में और इंडिया में अलग अलग जगह पे उनको किन नामों से जाना जाता है, ये भी हम लोग यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को प्रीमिटिव और इंटेंसिव का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्शन आप इसके लिए कर रहे हो, सेल आउट के लिए, बेचने के लिए जो प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग। आई होप आप लोगों का ये तीनों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। उसी के अंदर मैंने लिखा हुआ है प्लांटेशन। देखो, प्लांटेशन का सीधा सा मीन्स होता है इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। ये एक इसका टाइप है कॉमर्शियल फार्मिंग का। अब प्लांटेशन के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो टी है, कॉफी है, रबर है और शुगर केन, ये सारी क्रॉप्स हमारी कहलाती है प्लांटेशन क्रॉप्स। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में
आ गया होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा क्रॉपिंग पैटर्न, कि इंडिया के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कि हम लोग अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग खेती करते हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की, कि इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग पैटर्न है। पहला है आपका रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रबी क्या है, खरीफ क्या है और जायद क्या है। देखो, ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है, उस रबी के अंदर फसलें कब से कब बोई जाती है, कब काटी जाती है और कौन कौन सी फसलें रबी के अंदर आती है, सीजन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया हुआ है। फिर खरीफ की बात करते हैं तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कि जैसे मैंने लिखा हुआ है कि रबी, रबी को कब बोया जाता है, सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्टेड कब कब काटी जाती है, अप्रैल टू जून। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो क्या है अक्टूबर से दिसंबर में तो बोई जाती है और काटी कब जाती है, अप्रैल से जून में। तो मैंने लिखा हुआ है वीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है। तो ये सारी जो क्रॉप्स है ये रबी क्रॉप्स के नाम से जानी जाती है। फिर बात करते हैं खरीफ, और इसको याद रखने का तरीका आपको बता देता हूं कि हमेशा 2 वर्ड आ रहा है तो इसमें याद रखो गेहूं, गेहूं में 2 वर्ड और रबी में 2 वर्ड। अब उससे आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि विंटर सीजन के अंदर हम लोग जो फसलें उगाते हैं उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं खरीफ, खरीफ में 3 वर्ड आ रहे हैं। तो जैसे बाजरा है, बाजरे में भी 3 वर्ड आ रहे हैं कि बाजरा। तो इस तरीके से हम लोग लिंक करके उनको याद रख सकते हैं। देखो, सोन कब कब उगाया जाता है, मॉनसून सीजन के अंदर। मॉनसून सीजन भारत में अलग अलग हो सकता है। फिर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, कब हार्वेस्टेड की जाती है, कब काटी जाती है, सितंबर से अक्टूबर के बीच। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। खरीफ के अंदर कौन कौन सी फसलें हैं, बाजरा है, जवार है, मेज है, मूंग है, कॉटन है, और भी बहुत सारी फसलें हैं जो खरीफ के अंदर आती है। आई होप आप लोगों का काम आसान हो गया होगा और आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। फिर है जायद। देखो, जो भी रबी और खरीफ की फसल के बीच में टाइम होता है 1 महीने का मॉनसून सीजन के अंदर, उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकम्बर, तो ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। तो ये सीजन कहलाता है आपका जायद। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ना है और क्या पढ़ना है। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहलाता है मेजर क्रॉप्स। अब मेजर क्रॉप्स के अंदर हम लोगों ने इसको पोर्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि फूड क्रॉप्स कौन सी है, नॉन फूड क्रॉप्स कौन सी है। तो इस तरीके से हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, फूड क्रॉप्स की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर हम लोगों को राइस के बारे में पढ़ना है, व्हीट के बारे में पढ़ना है, मिलेट्स के बारे में पढ़ना है, मेज के बारे में पढ़ना है और पल्सेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी हमारी कहलाती हैं फूड क्रॉप्स। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइस है, व्हीट है, तो इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से नोट्स बना के हम लोग इन चीजों को तैयार करेंगे ताकि हम लोगों को ज्यादा लंबे टाइम तक ये सारी चीजें याद रखें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा नंबर हम लोगों को एग्जाम में मिले। फिर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, इसके अलावा और कौन कौन सी है। देखो, शुगर केन है, ऑयल सीड है, टी है, कॉफी है। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। बागवानी के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, जिसमें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पी हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ओनियन हो गया, कैबेज हो गया, टोमेटो हो गया। तो ये सारे हमारे कहलाते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। मतलब बागवानी के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आती है। तो ये सारे टाइप्स दे रखे हैं क्रॉप्स के और मेथड्स दे रखे हैं किस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर या खेती कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। फिर लास्ट में दे रखा है नॉन फूड क्रॉप्स। ये ऐसी क्रॉप्स जो नॉन फूड आइटम है, जैसे फाइबर क्रॉप्स हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। तो ये हमारी नॉन फूड क्रॉप्स है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। फिर इसके बाद मैंने 3 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं कि हम लोगों को थोड़ा बहुत ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या, या 5 ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा देखना है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब ये है क्या कि इंडिया को हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक तरीके से कृषि प्रधान देश है, से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस आया है वो सारा हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। और लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका
भूदान या ग्रामदान मूवमेंट। ये हम लोगों को भूदान या ग्रामदान मूवमेंट को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जिसको हम लोग ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है और आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल आइडिया हो गया होगा दोस्तों कि हम लोगों को क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फिर पढ़ना है क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, मेजर फूड क्रॉप्स कौन कौन सी है, मेजर फूड क्रॉप्स के अलावा ग्रेन में कौन कौन सी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन कौन सी है, नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन सी है, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है और जो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट था उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर। इससे पहले हम लोगों ने ये समझा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो यहाँ मैंने सारा एज ए नोट्स लिखा हुआ है और साथ के साथ आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जिसके द्वारा हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे कि इस चैप्टर के नोट्स जो भी है वो। अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड। क्वेश्चन ये आता है कि जो कल्टीवेशन मेथड्स है वो चेंज हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, इसका रीजन क्या है कि हम लोग सबसे पहले प्रीमिटिव सबसिस्टेंस में थे, फिर इंटेंसिव में चले गए। तो ये जो मेथड है वो चेंज क्यों हुए हैं वो मैंने आगे लिखा हुआ है। इसका कोज लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, कि ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर और साथ के साथ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, तकनीकी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से कल्टीवेशन मेथड्स चेंज होते रहते हैं। आई होप आप लोगों को ये लाइन समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने लिखा है कि जो फार्मिंग है वो वेरीज करती है, मतलब बदल गई है, किससे किस तक बदल गई है कि सबसिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप, कि सबसे पहले हम लोग जो खेती थी उसको जीवन निर्वाह का एक माध्यम मानते थे, लेकिन आज के टाइम वो कॉमर्शियल टाइप में कन्वर्ट हो गई है। मतलब कहां से लेके कहां तक बदल गई है ये आपको इस लाइन में बताया हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो मेथड है प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मीन्स होता है ट्रेडिशनल तरीके से जो हम लोग खेती करते हैं वो कहलाता है प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब हम लोग इसके अंदर कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं जो कि हम लोग सबसे पहले समझेंगे। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टूल है वो क्या क्या है, देखो हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक। देखो हो का मीन्स कि कुछ मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि हो टूल कैसा होता है, डाउ टूल कैसा होता है और डिगिंग स्टिक कैसी होती है। ये आपको सारी चीजें स्क्रीन पे दिख जाएगी, तो वो ये सारी चीजें पता चल जाएगी। डाउ का मीन्स होता है खुरपी और डिगिंग स्टिक मतलब एक स्टिक होती है जो कि जमीन को खोदने के काम में ली जाती है। फिर थर्ड पॉइंट है कि इसको प्रोडक्शन कौन करता है, या यहाँ पे खेती कौन करती है, या तो फैमिली होगी या जो कम्युनिटी लेबर है वो यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा। फोर्थ पॉइंट है कि ये किसके ऊपर डिपेंड रहती है, मॉनसून के ऊपर और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर, कि जमीन के जहां हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो जब तक फर्टाइल है तब तक हम लोग वहां प्रोडक्शन करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये कौन सा टाइप है कि हम लोग इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं स्लैश एंड बर्न मेथड। साथ के साथ यहाँ मैंने लिखा हुआ है लैंड प्रोडक्टिविटी है वो कैसे रहेगी, लो कि हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट हम लोगों को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। फिर इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब वो कौन कौन से नाम है वो मैंने यहाँ आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग नामों से कहाँ किस नाम से जाना जाता है, या इंडिया में जो आपका प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसको अलग अलग नामों से कैसे जाना जाता है, या अगर मैं बोलूँ तो स्लैश एंड बर्न जो फार्मिंग का तरीका है उसको अलग अलग नामों से कैसे जाना जाता है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्लैश एंड बर्न मेथड। स्लैश एंड बर्न का मीन्स होता है काट के जला देना, वो हमारा कहलाता है स्लैश एंड बर्न मेथड। देखो फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals and other food crops to sustain their family।
और सोइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, जब सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जो किसान है वो क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे पैच ऑफ लैंड के ऊपर, जमीन के टुकड़े के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में आपको कहूँ कि सबसे पहले किसी भी जमीन को साफ किया जाता है, साफ करने का तरीका वहां जो भी उगा हुआ है उसको जला दिया जाता है और उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये जो मेथड है वो कहलाता है स्लैश एंड बर्न मेथड। इंडिया में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, साथ ही इंडिया के अलावा भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब वो कौन कौन से नाम है वो हम लोगों को देखने हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें, इसको जूमिंग के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग जूम कहते हैं। वो कहाँ कहाँ जाना जाता है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, कौन कौन से, आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इसमें इसको जूमिंग के नाम से जाना जाता है, झूम खेती के नाम से जाना जाता है। फिर है पामलू, पामलू कहाँ जाना जाता है, मणिपुर के अंदर। फिर है दीपा, दीपा कहाँ जाना जाता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहां पे भी इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। फिर आपका बेवर और दैया, मध्य प्रदेश में इसको इस नाम से जाना जाता है। फिर है पोडू और पेंडा, आंध्र प्रदेश में जूमिंग को इस नाम से जाना जाता है। फिर है कुरवा, झारखंड में इसको कुरवा के नाम से जाना जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जूमिंग खेती है उसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं इंडिया के अंदर। साथ के साथ फिर मैंने यहाँ लिखा है पामाडाबी और कुमान और बरिंगा, ये कहाँ जाना जाता है, उड़ीसा के अंदर। फिर लिखा है कुमारी, कुमारी नाम से कहाँ जाना जाता है, वेस्टर्न घाट है वहां पे। फिर है वालरे और वालतरे, ये कहाँ जाना जाता है, जो साउथ ईस्टर्न राजस्थान है वहां पे जूमिंग खेती को इन इन नामों से जाना जाता है। आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो जूमिंग खेती है उसको इंडिया के अंदर किन किन नामों से जाना जाता है, कौन से एरिया में किस नाम से जाना जाता है। इसको चाहो तो आप टेबल बना के याद रख सकते हो, टेबल की फॉर्म में आपका काम और आसान हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया के अलावा और अदर देशों में जो जूमिंग है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। देखो, मिल्पा, मिल्पा कहाँ, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। फिर है कोनुको, कोनुको मतलब वेनेजुएला में, वेनेजुएला में हम लोग कोनुको नाम से जानते हैं। फिर है रोका, रोका मतलब ब्राजील के अंदर। फिर आपका मसोले, मतलब जो सेंट्रल अफ्रीका है उसमें जूमिंग को मसोले नाम से जाना जाता है। फिर है लदांग, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। और जो वियतनाम है उसमें रे के नाम से जाना जाता है। ये सारे अलग अलग नाम है जूमिंग के। इंडिया में किस नाम से जाना जाता है और इंडिया के बाहर किस नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। बहुत बार इन सारी चीजों से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। बाकी का हम लोग दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आप हमें ये भी बता सकते हो कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।